जय हिंद एवरीवन। सो वी आर इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और यहाँ पर भी हम 10 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर करेंगे जहाँ से एमसीक्यूज़ आपके प्रीलिम्स के लिए बन सकते हैं। सो डेली बेसिस पे अगर आप एमसीक्यूज़ कवर करते हैं तो विद इन अ ईयर अगर हम 365 टॉपिक्स को भी लेकर चले तो आपके 3000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप लगभग 36 टू 37 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये एक अच्छा नंबर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि बाय द टाइम अगर आप कंसिस्टेंटली पूरा एक साल 10-10 एमसीक्यूज़ रोज़ करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो ऑफकोर्स 3000 से ज़्यादा टॉपिक्स तो आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे, कवर हो ही जाएंगे और एक तरीके से आपकी 36 टू 37 जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी और जो कि करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ हैं, वो काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है। मींस जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। अपने टारगेट को कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन करिएगा और फिर लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज एमर्जिंग टेक्नोलॉजी मिशन। 3 स्टेटमेंट है इंडिया के टेक्नोलॉजी मिशन को लेकर, एक एक करके देखते हैं। पहला है नेशनल क्वांटम मिशन वाज अप्रूव्ड इन 2023 और इसमें जो बजट दिया गया वो कुछ 6000 करोड़ के आसपास का है। सेकेंड है इंडिया एआई मिशन को 2015 में लॉन्च किया गया था और इंडिजिनस एक परम रुद्रा सीरीज का सुपर कंप्यूटर हमारे पास है जिसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर डेवलप किया गया था। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि तीनों में से कौन सी सही है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर अपने आंसर को दीजिएगा। न्यूज़ में क्यों था वो जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया जो है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन एमर्जिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर। तो इस एरिया में एमर्ज कर रहे हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में भी था। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर डीपीआई, जिसे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका है, जिसमें यूपीआई भी आ जाता है और दूसरे प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं। तो डिजिटल एरिना के अंदर इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है, दैट्स वाई ये टॉपिक जो था न्यूज़ के अंदर था। नेशनल क्वांटम मिशन की बात करते हैं तो इसे 2023 में अप्रूव किया गया था और इसमें 6000 करोड़ का बजट भी दिया गया है। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट की बात करें इंडिया एआई मिशन की, तो इंडिया एआई मिशन जो है अभी हाल ही में 2024 में लॉन्च किया गया है। तो ये आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, तो इसे एलिमिनेट करना कंपेरेटिवली आसान था। और परम रुद्रा जो है इसको लेकर तो जब इसे लॉन्च भी किया गया था 2015 में, तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा था जब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में आया था। 38 सिस्टम्स इसके अंदर है, इस एक सुपर कंप्यूटर के अंदर, और इसकी स्पीड भी न्यूज़पेपर के अंदर तब मेंशन करी गई थी जो कि 47 पेटाफ्लॉप्स के बराबर है। ठीक है, तो वी हैव सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम जो 2021 के अंदर आया था, 76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 26-27 के अंदर आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि मिशंस को लेकर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा मिशन कब आया, कितना इसके अंदर पैसा दिया जा रहा है, ये किस चीज़ के लिए लेकर आया जा रहा है, यूजली किस एरिया के लिए है वो तो नाम से पता चल जाता है। तो इसी वजह से कब लेकर आया और कितना इसमें आउटले रखा गया, इन चीज़ों को लेकर बात करी जाती है। ठीक है, वैसे अगर हम बताएं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसे GII भी कहा जाता है, इसके अंदर इंडिया की जो पोजीशन है आज के समय में वो 38th है और आज से 10 साल पहले ये 81st हुआ करती थी। तो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अरीना के अंदर, इनोवेशन के अंदर इंडिया इंप्रूव कर रहा है। और उसके पीछे रीज़न क्या, जो मैंने आपको बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने काफ़ी अच्छे से बनाया, जिसमें आधार हुआ, यूपीआई हुआ, डिजी लॉकर हुआ, इस तरीके की चीज़ें, जेम पोर्टल हुआ, उमंग हुआ, ये सब चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इंडिया होल्ड कर रहा है ब्रिक्स की चेयरशिप इन 2026। दिस इज द सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट टाइम इंडिया इज चेयरिंग दिस ग्रुप। तो ये कितनी बार कर चुका है उससे थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछने शुरू करे हैं। वैसे तो सिर्फ पीसीएस पूछा करता था, लेकिन अभी हमें यूपीएससी को भी ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन जो है वो बनाने पड़ेंगे। सो ब्रिक्स को चेयर करेगा इंडिया फॉर 2026। इंडिया होस्ट करेगा 16th, इस पर कौन सी मीटिंग होने वाली है, कौन सा इसका संस्करण है या फिर एडिशन है, 16th ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग, और ये होगी कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज होने वाली है। ठीक है, एंड दिस टाइम इंडिया इज गोइंग टू बेसिकली ऑर्गेनाइज दिस फॉर द फोर्थ टाइम। ठीक है, इंडिया चेयर कर रहा है ब्रिक्स को चौथी बार। इससे पहले कब कब किया है, 2012 के अंदर किया है, फिर 2016 के अंदर किया था, 2020 में करना था, शायद हम लोग कोविड की वजह से नहीं कर पाए, और अभी हम 2026 में कर रहे हैं। ठीक है, और कई बार थीम भी पूछ लिया जाता है, तो इस बार का थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जो एक्रोनियम जैसी चीज़ों को काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ब्रिक्स की मीटिंग में जो इस बार का थीम है वो भी इसी से ही मिलकर बना है, बी से बिल्डिंग रेजिलियंस,
इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। एग्जाम में आएगा तो आपको वहाँ पर रिकॉल करना आसान होगा। कहीं पर भी आपने देखा 4 थीम दे रखे हैं और वो ब्रिक्स से मेल नहीं खा रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा, चाहे आपको एग्जैक्टली पता हो या ना पता हो, कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म से ही इसे बनाएगा, लेकिन इतना आइडिया लग जाएगा कि ठीक है हमारे वर्ड्स मैच करने चाहिए या फिर हमारे लेटर के साथ वर्ड मैच करना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर आता है कि बिल्डिंग इनोवेशन, कॉपरेशन, क्रेडिबल, सस्टेनेबिलिटी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सी 2 बार आ गया तो ये तो नहीं हो सकता है, आर होना चाहिए। तो BRICS को ही लेकर ये बनाया गया, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसको याद रखिएगा, चौथी बार हम ऐसा करने जा रहे हैं। ब्रिक्स वैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2009 में इसे फाउंड किया गया था और 2010 में अगले ही साल साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन कर लिया। तो अब धीरे धीरे हम ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस बना रहे हैं, इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसराइल डिफेंस रिलेशन को लेकर बात करते हैं। तो बराक 8 एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसे जॉइंटली डेवलप किया है दोनों देशों ने और दोनों देशों की एजेंसीज ने, हो सकता है। इसराइल सप्लाई करता है इंडिया को हेरोन एंड सर्चर ड्रोन्स एंड द स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। क्या इसराइल से हमें ये मिलते हैं? हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट्स, कहाँ पे पार्टिसिपेट करता है? इसराइल की मल्टीलेटरल ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ पे दोनों देशों के रिश्तों को लेकर अभी आज ही एक जो आर्टिकल है वो आया होता है, राधा कह सकते हैं कि कल इसके ऊपर एक आर्टिकल आया न्यूज़पेपर के अंदर और वहीं से क्वेश्चन जो है बनाया हुआ है। सो इंडियन इसराइल दोनों ने भी क्या किया, एक हाई लेवल डिफेंस टॉक्स करी, ठीक है। और दोनों ही तरफ से अगर हम कहें, हमारे यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसमें पार्टिसिपेशन दिया और उनके वहाँ पर DG ऑफ इसराइल, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो थे, उन्होंने यहाँ पर शिरकत करी। बराक 8 एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि पुरानी मिसाइल है काफ़ी, हम लोग भी अपने टाइम पर पढ़ा करते थे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया करते थे। और इसे DRDO और IAI ने मिलकर बनाया है, मतलब इसराइली एजेंसी और हमारी जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिलकर बनाया है, ठीक है। और ये जो मिसाइल है ना, ये तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी के लिए भी है, नेवी के लिए भी है, एयरफोर्स के लिए भी है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है ठीक। इसराइल हमें एरोन एंड सर्चर ड्रोन्स देता है। फैल्कन का एक आपका AWAC सिस्टम है, ठीक है, वो भी यहीं से हमें मिला है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी हमें यहीं से मिला है। इसराइल वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज माना जाता है जब हम डिफेंस डेवलपमेंट और इनोवेशन की बात करते हैं, और ये बेस्ट टेक्नोलॉजी, बिकॉज इंडिया इनका एक मित्र देश है, इस वजह से सिर्फ हमें दी गई और अपने मित्र देशों को ही ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी देता है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेटमेंट को लेकर। इंडियन एयरफोर्स जो है, यस, वो पार्टिसिपेशन के लिए गए हैं ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज के अंदर। और वैसे बात करी जाए, इंडिया इसराइल के एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो 2017 में ही शुरू हो गई थी। और इस तरीके की पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आगे जाकर यही चीज़ें आपको हेल्प करती है। याद करिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसराइल ही एक ऐसा अकेला देश था जो खुल के इंडिया के सपोर्ट में आया था, ठीक है। और आगे जाकर अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ में करते हैं, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इससे दोनों ही देशों को फ़ायदा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिएगा, आज हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है और हम इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये भी एक जॉइंट कॉपरेशन से बनी है, किस किस के बीच में? इंडिया और रशिया के कॉपरेशन से, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप जॉइंट डेवलपमेंट में जाते हैं ना, तो आपको एक दूसरे से सीखने का काफ़ी मौका मिलता है और उस वजह से कई बार आप बेस्ट टेक्नोलॉजी या बेस्ट चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। चलते हैं यहाँ से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, चेंजिंग मॉनसून पैटर्न्स एंड राइजिंग टेम्परेचर को रिड्यूस इंडियाज GDP। तो कितनी GDP हमारी कम हो सकती है बाय 2050 अगर हम बात करें? किस वजह से? मॉनसून चेंज होने की वजह से या टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है एक, आप कह सकते हैं कि एंड ऑफ द मंथ प्रॉब्लम बन रही है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से फूड को लेकर, एनर्जी को लेकर, वाटर, हेल्थ कोस्ट, ये सब चीज़ों के अंदर आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। हेल्थ कोस्ट राइज कर रही है, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, फूड और एनर्जी और वाटर के जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं इसी वजह से। तो वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है कि अगर मॉनसून इसी तरीके से चेंज होता रहेगा और टेम्परेचर राइज करता रहेगा, तो इसकी वजह से जो इंडिया की GDP है वो 2.8% तक कम हो सकती है, ठीक है। कब तक? 2050 तक, जो डेफिनेटली इंडिया नहीं चाहेगा। तभी आपने देखा होगा कि हम लोग नेट ज़ीरो भी लेकर आए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया कब तक नेट ज़ीरो बनने वाला है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जब रिपोर्ट आई तो उसमें ये भी बताया गया कि कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो कि वर्स्ट स्टेट होने वाले हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ जो है उसका नाम था, मध्य प्रदेश का नाम था, राजस्थान का नाम था, UP, महाराष्ट्र, ये जो स्टेट्स हैं इनके नाम सबसे ऊपर रखे गए थे, ठीक है। क्लाइमेट जो है एक तरीके से रिग्रेसिव टैक्स के तौर पर काम करता है, क्योंकि ये गरीब लोगों को, पुअर को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इससे, ठीक है। नेट ज़ीरो टारगेट ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे हिंट तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता देता हूँ कि 2050 के बाद ही है। चलो, ये एक हिंट आपके पास आ गया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ को देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉल्फिन कंजर्वेशन इन गुजरात। 3 स्टेटमेंट्स हैं इसको लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है डॉल्फिन को लेकर, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। गुजरात ने रिकॉर्ड किया है 680 से ज़्यादा डॉल्फिन्स, और कहाँ पर, गल्फ ऑफ कच्छ, और उसको एक मेन की हैबिटेट यहाँ पर माना जाता है, उनके रहने की जगह मेनली मानी जाती है। इंडियन ओशन हमबैक डॉल्फिन, जिसे सोसा प्लम्बी भी कहा जाता है, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है। आपने देखा होगा कि कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, कुछ एंडेंजर्ड होते हैं, कुछ विलुप्त होते हैं, उसी तरीके से लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। डॉल्फिन्स आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 3 स्टेटमेंट्स हैं, सोचिए इसके बारे में। गुजरात ने 680 से ज़्यादा डॉल्फिन जो है उसे रिकॉर्ड किया है, और वैसे हम बात करें तो 4087 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, गल्फ ऑफ कच्छ उनका एक ही हैबिटेट है। 680 से ज़्यादा डॉल्फिन, गल्फ ऑफ कच्छ वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है यहाँ तक। नेक्स्ट, इंडियन ओशन हमबैक डॉल्फिन जो है ये लीज कंसर्न में नहीं है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगी तभी चांसेस ज़्यादा है कि उसके बारे में बातचीत भी होगी। IUCN जो होता है एक अपनी रेड लिस्ट निकालता है जिसके अंदर ये सब कैटेगरीज दी होती है कि कौन एंडेंजर्ड में है, कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, कौन लीस्ट कंसर्न में है, कौन एक्सटिंक्ट कैटेगरी में है। डॉल्फिन्स आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। तो इसमें पूछा गया था हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, तो 2 स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इंडिया AI मिशन, इसका ओवरले या आउटले कितना है, 10,300 करोड़, ठीक है। इंडिजिनस AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, GPU एक्सेस मिलेगा, रिस्पॉन्सिबल AI रहेगा। ये किस साल लॉन्च किया गया था, बताइए। सो इंडिया AI मिशन जो है, इट एंकर्स इंडियाज ड्राइव कि हम अपने यहाँ पर भी AI इंडिजिनसली बना पाए, और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं AI में इंडिया पीछे ही रह गया एज कंपेयर टू US एंड चाइना। दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस, बट इंडिया की बात करें, कहा भी जा रहा है कि हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो बिजनेस हाउसेज हैं, दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मच ऑन AI, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। सो इट वॉज लॉन्च इन 2024, और इसके अंदर आउटले जो है 10,300 करोड़ का रखा गया है। एक कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी जो है वो भी हम बनाने की कोशिश करें, जिसमें 38,000 से ज़्यादा GPU रहने वाले हैं। हमने एक AI कोश जो है, AIKOSH, ठीक है, जैसे शब्द कोश होता है उस तरीके से ये भी बनाया है, जिसके अंदर 12,000 से ज़्यादा डेटा सेट्स हैं। और हमारे पास मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया विजन भी हमारे पास है, ठीक है। वैसे हाल ही में एक कंपनी है, इसने अभी $1 बिलियन की वैल्यूएशन को हासिल किया है, इंडिया की कंपनी है और AI बेस्ड कंपनी है। आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता सकते हैं, वैसे S से उसका नाम शुरू होता है। देखते हैं कितने लोगों ने इसे करंट अफेयर्स में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 16th ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग। 3 स्टेटमेंट बताना है, इसमें से करेक्ट कौन सी है। होस्ट किसने किया है, मिस्टर अजीत डोभाल ने किया है। दिल्ली के अंदर ब्रिक्स चेयरशिप रोटेट होती है एनुअली, और GDP के साइज़ के हिसाब से मेंबरशिप जो है वो इसके अंदर बताया गया कि रहती है। इंडिया की 2026 ब्रिक्स चेयरशिप थीम जो है, अब देखो थीम की बात करिए, मैंने आपको पीछे एक आइडिया दिया था थीम को लेकर, लेट्स सी कि वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हेल्प करेगी या नहीं करेगी। और यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एग्जाम में, क्योंकि देखो अगर वो चीज़ याद रह गई तो आपको सीधे 2 नंबर यहाँ पर मिल गए, किसी को नहीं याद रही तो उसका -0.67 अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इसी तरीके से जब 3-4 इन्फॉर्मेशन आपको याद रह गई तो किसी के 2+2+2+2 इस तरीके से 8 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और अगर किसी के माइनस में जाते हैं तो वहाँ पर ऑफकोर्स 3 के आसपास नंबर उसके माइनस में जा सकते हैं, ठीक है। तो नेट इम्पैक्ट 11 नंबर का डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। ब्रिक्स हम चेयर कर रहे हैं, पीछे भी डिस्कस किया था, और यहाँ पर हमने क्या देखा था, न्यू दिल्ली में है, मिस्टर अजीत डोभाल जो हैं वो इसे होस्ट कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं बेसिकली। और थीम मैंने आपको बताया था BRICS, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। जो चेयरमैनशिप है रोटेट होती है एनुअली, और ये GDP के हिसाब से नहीं होती है, ये अगेन ये अपने एक्रोनिम पे बहुत ध्यान देते हैं, इसके तरीके से होती है। पहले B के पास रहेगी, फिर R के पास मतलब ब्राज़ील के पास, फिर रशिया के पास, फिर इंडिया के पास, फिर चाइना के पास, और फिर साउथ अफ्रीका के पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अपने एक्रोनिम को ये काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। फोकस इस बार नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का रहेगा, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, AI, टेक गवर्नेंस, इन सब चीज़ों को लेकर बात रहेगी। लेकिन साथ ही साथ US ईरान इस्लामाबाद MOU को भी इसके अंदर कहा जा रहा है कि वेलकम किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 बराक 8 मिसाइल को लेकर ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जॉइंटली डेवलप किया है इंडिया के डीआरडीओ ने, लेकिन इजराइल की किस एजेंसी ने किया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब आप कोई बुक भी पढ़ते हैं या कोई वीडियो भी देख रहे हैं, देखो टाइम तो आप दे रहे हैं और आपने देखा है कि टाइम हर कोई देता है, हर कोई 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ ही रहा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट अलग क्यों आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस के साथ पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ लोग इसका आंसर कर लेंगे, द रीजन इज क्योंकि पीछे हमने ये डिस्कस किया था और उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर लिया, लेकिन देख तो सभी रहे थे। आप देखिएगा कुछ लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोलने के बावजूद भी शायद उनका उतना ज़्यादा ध्यान इस चीज़ के ऊपर नहीं था। तो इसमें जिन लोगों ने इस पर ध्यान दिया मतलब फोकस अच्छा है, उसे कंटिन्यू रखेगा। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कि ये बताया गया था जब हमने पीछे बराक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि अब आपको अपने फोकस पे काम करना है। इसको लेकर डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। रादर हमें पता चला कि कहाँ पर कमी है, और कमी कहाँ पर है कि फोकस पे हमें ध्यान देना है कि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है, हमारी आंखों के सामने आ रही है, हमारी कान में वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो उसे हमें क्या करना है, उसे अपने ब्रेन में रजिस्टर करना है ताकि फ्यूचर में हम उसे भूले ना। राइट, तो यहाँ पर फोकस होना चाहिए। और पीछे मैंने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ से डीआरडीओ और उनकी कौन सी एजेंसी थी, मैंने आईएआई बोला था वहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन में मैंने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री भी बोला था और आपने देखा भी होगा, स्क्रीन के ऊपर नाम लिखा हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 3 स्टेटमेंट्स को लेकर क्लाइमेट चेंज को लेकर ये है कि फूड एंड बेवरेजेस जो है इनका हैवीएस्ट वेट रहता है हमारे सीपीआई के अंदर। और याद करिएगा कल हमने देखा था कि डब्ल्यूपीआई को हटाया जा रहा है और उसकी जगह एक नई चीज़ लेकर आई जा रही है। याद है आपको, पुरानी चीज़ भूलनी नहीं है। डब्ल्यूपीआई को हटाकर अगले 5 सालों में इंडिया क्या लाने वाला है। देखो अब हम रिलेट कर रहे हैं 2 अलग अलग टॉपिक्स को, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको याद है कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। नेक्स्ट, अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, heat waves and cold waves are not classified as notified national disaster. Maybe during the May 2026 heat wave, इंडिया का पीक पावर डिमांड जो हिट करता है रिकॉर्ड हाई, वो 270.8 गीगावाट है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, सोचिए आराम से क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट शॉक्स ट्रांसमिट क्विकली इनटू हाउस होल्ड बजट। जैसे ही क्लाइमेट शॉक होता है, पीछे ही बताया था कि गरीबों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ते हैं, हेल्थ कॉस्ट बढ़ती है, और यहाँ पर तभी इसका वेट भी सबसे ज़्यादा रखा गया 45.86। देखो या इसमें गलती होने के चांसेस कम है, या फिर कहें कि इसमें कुछ गड़बड़ करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि 45 के आसपास है, ठीक है। अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हीट वेव एंड कोल्ड वेव्स जो हैं दे आर नॉट नोटिफाइड नेशनल डिजास्टर, और इसी वजह से एनडीआरएफ का एक्सेस जो है वो कम रहता है इसके अंदर। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। हीट वेव पुश करते हैं पीक पावर डिमांड को, और जो हाईएस्ट अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो 270.8 है। तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। 6% रेनफॉल डेफिसिट हमें 2023 में देखने को मिला था, जिसकी वजह से ऑयल सीड और पल्सेस दालों के जो प्राइसेस थे वो 6 से 15% बढ़ गए थे, जो आपका यूजुअली जो इन्फ्लेशन का रेट रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा है, उस जो 4 ± 2% का बैंड रहता है उसके काफ़ी बियॉन्ड है ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपने मार्क्स लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन जो पीछे हमने देखा था, ये गुजरात में मिली है और IUCN की किस लिस्ट में है। अब देखो यहाँ पर भी सारा गेम फोकस का है एंड मेमोराइजेशन का है, तो बताइए किस कैटेगरी के अंदर है ये। उस स्टेटमेंट में दिया गया था कि ये लीस्ट कंसर्न है क्या, और वो स्टेटमेंट गलत थी। लीस्ट कंसर्न ही हमने क्या देखा था यहाँ पर, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आती है। गुजरात के मरीन वाटर में हमें ये मिली है और 680 से ज़्यादा बेसिकली नंबर है, ग्रे कलर की होती है। और यहाँ पर बात करी जाए तो अलग अलग टाइप की आपको वैसे डॉल्फिन्स जो है वो मिल जाएगी यहाँ पर। कई बार IUCN का स्टेटस पूछ लिया जाता है, तो जितने भी एक साल में स्पीसीज़ अपीयर होंगे उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। हर स्पीसीज़ को करने लगेंगे तो फिर आपको सिर्फ IUCN स्टेटस ही रटना पड़ेगा, और हो सकता है क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए, लेकिन हाँ एक साल में अगर मान लीजिए 10, 15, 20 जो भी स्पीसीज़ रहेंगे उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने मार्क्स कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वो जो फोकस वाली बात है उसको ध्यान रखिएगा। डिस्करेज नहीं होना है, बस ये देखना है कि कहाँ कहाँ गलती हम कर रहे हैं और उसे ठीक करते हुए चलना है हमें, ताकि हमारे जो स्कोर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।